आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार संकुल यौगिकों का स्थायित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। संकुल यौगिकों यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कैसे एक्सप्लेन करती है, इस संदर्भ में पॉलिंग ने 2 नियम दिए। पहला, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी संकुल में कुछ लिगेंड धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पाने के कारण धातु परमाणु पर ऋण आवेश एकत्रित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेक्सा अथवा आयरन का 3+ कॉम्प्लेक्स लें तो हम देखते हैं कि आयरन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 6 H2 मॉलिक्यूल के द्वारा उस पर -6 आवेश आएगा और इस +3 पहले से ही है उसके पास, और इस तरह से उसके पास -3 नियमनिष्ठ आवेश एकत्रित हो जाएगा। इतने अधिक ऋण आवेश के कारण धातु परमाणु अनस्टेबल होगा। लेकिन पॉलिंग ने बताया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। संकुल के केंद्रीय परमाणु पर एक एकत्रित आवेश उस पूरे संकुल के अन्य परमाणुओं पर इस प्रकार से फैल जाता है कि संकुल के किसी भी परमाणु पर आंशिक आवेश 1 से अधिक नहीं होता और केंद्रीय धातु परमाणु या तो उदासीन होता है या उस पर आंशिक धनावेश होता है। पॉलिंग के अनुसार जल अथवा अमोनिया युक्त धनायन संकुलों में अधिकांश धनावेश समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं पर फैल जाता है और ऋणायन संकुलों का अधिकांश ऋणावेश अणु के ऋण विद्युतीय परमाणुओं पर फैल जाता है। इस वितरण को समझाने के लिए उन्होंने मेटल लिगेंड बंध की प्रकृति की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन में आयरन और ऑक्सीजन बीच 100% अगर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो आयरन पर -3 आवेश आ जाएगा। लेकिन यदि आयरन और ऑक्सीजन के बीच 50% सहसंयोजक बंध है और 50% आयनिक बंध है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस कारण से आयरन पर आवेश की मात्रा 0 होगी। इसी प्रकार हेक्सा एक्वा आयरन 2+ आयन संकुल में भी आयरन परमाणु पर 0 आवेश उस स्थिति में होगा यदि आयरन और ऑक्सीजन बंध में 33.3% ऑक्सीजन कोवलेंट बॉन्ड और 66% आयनिक प्रॉपर्टी होगी। इस सिद्धांत के उपयोग से संक्रमण धातुओं की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में विभिन्न लिगेंड्स के साथ बने हुए संकुल के स्थायित्व के बारे में बता सकते हैं। लगभग समस्त संघीय संकुलों में प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातु +2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं, अतः मेटल ऑक्सीजन बंध के 1/3 तो मेटल और नाइट्रोजन बंध बनेगा। चूँकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में कम है, अतः मेटल ऑक्सीजन बंध की तुलना में मेटल नाइट्रोजन बंध में आयनिक गुण कम हो जाएगा और सहसंयोजक गुण बढ़ जाएगा। मेटल और नाइट्रोजन बंध में लगभग 50% सहसंयोजक गुण आ जाता है। उस स्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु का आवेश पूर्ण रूप से उदासीन नहीं हो पाता है। अब यदि धातु परमाणु आक्षेपित होकर अन्य ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाए तो उस स्थिति में आवेश की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे 50% आयनिक बंध भी उदासीन कर देगा। यही कारण है कि कोबाल्ट का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स जो है आसानी से आयनीकृत नहीं होता। इसके बाद में सेकेंड आता है थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी पाई बंध बनने का सिद्धांत। पॉलिंग ने बताया कि लिगेंड्स के द्वारा उपसहसंयोजक बंध बनने के फलस्वरूप धातु परमाणु पर जो ऋणावेश इकट्ठा होता है उसे कम करने का दूसरा उपाय है पाई बंध बनने का। जब किसी संकुल में लिगेंड परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो तो मेटल लिगेंड बंध में सहसंयोजक गुण अधिक हो जाएगा और उस स्थिति में विद्युत उदासीनता सिद्धांत के अनुसार धातु के कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले संकुल स्थायी नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे कई स्थायी संकुल ज्ञात हैं जिसमें धातु परमाणु कम ऑक्सीकरण अवस्था में है। फॉर एग्जाम्पल, निकल कार्बोनिल एक स्थायी संकुल है, जबकि इसमें निकल और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसकी स्टेबिलिटी की व्याख्या बैक पाई बॉन्डिंग के आधार पर पॉलिंग ने की। पॉलिंग ने कहा कि
मेटल और निकल में जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे पहले कार्बोनिल लोन पेयर निकल को देगा, और निकल के पास चूँकि भरे हुए डी ऑर्बिटल हैं तो ये ही इस पे जो चार्ज इकट्ठा होगा वो निकल कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इस चार्ज को वापस देगा, और इस कारण से बैक पाई बॉन्डिंग बनेगी। और ऐसा प्रूफ एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा प्रूफ हो चुका है। इस प्रकार निकल कार्बन के बंध एक द्विबंध बन जाएगा। इसकी पुष्टि उनकी बंध दूरी से होती है। विभिन्न धातु कार्बोनिलों में मेटल कार्बन बंध पूरी बंध दूरी एकल बंध की अपेक्षित दूरी से कम होती है। निकल कार्बोनिल की उपयुक्त संयोजकता बंध संरचना में ऐसा प्रतीत होता है कि जब निकल परमाणु कार्बन परमाणु के साथ बैक पाई बॉन्ड बनाता है तो कार्बन ऑक्सीजन के मध्य एक पाई बंध टूटकर उनके बंधे का त्रिबंध एक द्विबंध में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं होता। निकल कार्बन बंध बनाने के लिए कार्बन ऑक्सीजन के त्रिबंध में से एक बंध का टूटना आवश्यक नहीं है। इस बैक बॉन्डिंग के बनने से ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य त्रिबंध की सामर्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और कार्बन के विपरीत बंधी कक्षक के बंध में उपयुक्त होने से कार्बन ऑक्सीजन बंध की सामर्थ्य घट जाती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट स्पिन पेयर्ड और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। हम जानते हैं कि संकुल यौगिक बनाते समय धातु परमाणु या आयन संकरण में किन किन कक्षकों का उपयोग करते हैं। हमें पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स में खाली डी ऑर्बिटल होते हैं और एस ऑर्बिटल होते हैं। n-1 डी ऑर्बिटल ns2 और np। n-1 डी कक्षक भी रिक्त अवस्था में उपलब्ध हो सकते हैं और इनका उपयोग भी संकुल बनाने में हो सकता है। जो संकुल धातु आयन या परमाणु के भीतर के डी कक्षक अर्थात n-1 डी कक्षकों के उपयोग से बनते हैं उन्हें हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। चूँकि इन संकुलों के बनने में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, और इस कारण ने नाइयोम ने इन्हें स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहा, जबकि ऑर्गल ने इनका नाम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के रूप में रखा। ऐसा हाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ऐसा होता है कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड के कारण कि वहाँ पे अंदर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। इसके विपरीत जो संकुल बाहर के डी कक्षक अर्थात एन डी कक्षकों के उपयोग से बनते हैं, यानी कि वीक फील्ड की उपस्थिति में, वीक लिगेंड की उपस्थिति में बाहर के अंदर के डी ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जो पेयरिंग के लिए सफिशिएंट हो, तो बाहर के डी ऑर्बिटल काम आते हैं, तो उन्हें हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है जो समानांतर चक्रण वाले होते हैं। अतः ऑर्गल के अनुसार इन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं और नाइयोम के अनुसार इन्हें फ्री स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। कोई धातु परमाणु या आयन कब निम्न स्पिन संकुल बनाएगा और कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, उनकी ज्योमेट्री और चुंबकीय गुण किस प्रकार के होंगे, इनकी व्याख्या हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।